आइए वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये आपका पार्ट 3 होने वाले हैं वेक्टर के। इससे पहले पार्ट 2 बना चुके हैं जिसमें हम लोग इंपोर्टेंट कंसेप्ट और ट्रिक के बारे में बात किए थे। ढेर सारे फार्मूला लगाए थे, क्विकली सॉल्व क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले हम लोग इंपोर्टेंट कंसेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन को इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग को तोड़ना है वेक्टर में, जितना भी सारा पूछा जाएगा उसका। ये क्लास 12th का है, आने वाली एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ताकि कम दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं 99% मैथमेटिक्स में। आइए देख लेते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये मैथ्स वाला के द्वारा, मैथ्स का क्लास 12th का ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपना फैमिली को अपनी एक नई जिंदगी का उन्मूलन का शुरुआत कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल के कुछ गुण हो सकते हैं, उस गुण को आपको ध्यान में रखना है। यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकती है, चाहे वह कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। दो समांतर सदिशों का गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कहता है जब एगो सदिश इधर हो और एगो सदिश इधर हो, माना कि ए सदिश है, माना कि बी सदिश है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि थीटा का कोण आपका जो हो जाएगा वह 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री रखिएगा तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ए बी ए कम ए बी। तो आपको थोड़ी कंसेप्ट याद करके रखना है कि दो समांतर सदिशों का अगर जो गुणनफल निकालते हैं उनके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। वेक्टर ए के मापांक मैग्नीट्यूड वैल्यू ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बी होता है। आइए स्केलर प्रोडक्ट के अगला गुण के बारे में बात करते हैं, बी नंबर गुण के बारे में। दो परस्पर लंब सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। जैसे कि माना कि आपका कोई वेक्टर ए है और इस पर कोई वेक्टर आपका परपेंडिकुलर बी है, 90 डिग्री वाला लंबवत वाला, तो ऐसे वेक्टर का अगर ये स्केलर प्रोडक्ट निकालिएगा तो आपका वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में थीटा का मान 90 डिग्री, एक लंबवत में थीटा का मान, परपेंडिकुलर में थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बड़ा फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह 90 डिग्री रखिएगा, थीटा का मान 90 डिग्री, cos 0 का मान 0 होता है, 0 में भी से गुना करिएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। आइए तीसरा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अदिश गुणनफल क्रमविनीय नियम का पालन करता है। जैसे कि ए वेक्टर इसमें आगे है, बी वेक्टर इसमें आगे है, बीच में डॉट लगा हुआ है, अदिश गुणनफल। इसके क्रम पलटने के पीछे वाले को आगे कर देना और आगे वाले को पीछे कर देना, तो इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को भी थोड़ा केयर करके रखिएगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल। जैसे कि वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, दोनों आपस में सदिश है, लेकिन उसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट अदिश गुणनफल निकालना है। तो उसका जो सदिश का जो मापांक जो होगा ना, वह आपका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, या ऐसे समझ लीजिए कि मापांक के वर्ग के बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं वेक्टर ए बी cos थीटा होता है, तो ए है तो ए का स्क्वायर हो गया cos थीटा। जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो कहा जाता है कि समांतर है, पैरेलल है, तो उस स्थिति में थीटा का मान हमारे पास 0 डिग्री प्राप्त होता है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और ए स्क्वायर 1 कम ए स्क्वायर। आज के अगला टॉपिक के बारे में बात है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे कर सकते हैं? ये आपका 2 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। याद रखिएगा, दो वेक्टर को आपस में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो हमेशा एक वेक्टर देगा, जिसका वैल्यू उन सदिशों के मापांक मैग्नीट्यूड वैल्यू तथा उनके बीच की कोण की साइन, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में साइन आ जाता है, के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में फार्मूला बनाने की कोशिश करिएगा तो आपके पास एक फार्मूला आएगा, वेक्टर ए में और वेक्टर बी में आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड और साइन थीटा मतलब कि कोण की जाया आ जाएगा, और एन कैप दिशा के लिए, एन कैप उसका डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं एक सदिश में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मापांक भी होता है, वैल्यू भी होता है और उसका दिशा भी होता है। आइए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं, बाह्य गुणन भी कहते हैं, तिरछा गुणनफल भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, सदिश गुणन भी कहते हैं, सब नाम एक ही है। अगर जो मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर देखिएगा तो ये भी तो क्रमविनीय नियम का पालन नहीं करता है, ये करता है प्रति क्रमविनीय नियम का पालन। मतलब कि इसके आपके चिन्ह में को बदलाव करना होगा। यहाँ पर प्लस है, जब भी आप इसके क्रम को चेंज करते हैं
वेक्टर ए आगे है, वेक्टर ए पीछे हो गया, वेक्टर बी पीछे है, वेक्टर ए स्टार्टिंग में हो गया, तो यहाँ प्लस है तो आपको माइनस, मतलब कि उसके चिन्ह में आपको बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, बाह्य गुणनफल, सदिश गुणनफल, तिरछा गुणनफल प्रतिक्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आइए, अगर जो दो वेक्टर का अगर जो वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका आप कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, जितना भी टर्म्स होते हैं उसका घटक कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। मान लीजिए कि y डायरेक्शन है, या मान लीजिए कि आपके पास x डायरेक्शन है और इसके बीच एक कंपोनेंट z तोड़ दिए, तो इसका घटक आखिर कैसे। तो आप जानते हैं कि x के डायरेक्शन में i कैप यूनिट वेक्टर, y के डायरेक्शन में j कैप यूनिट वेक्टर और z के डायरेक्शन में k कैप यूनिट वेक्टर। इसी तीनों को मिलाकर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का कंपोनेंट निकाल देते हैं। लेट अस वेक्टर ए बराबर, मान लीजिएगा कि ए है तो तीनों में ए लगाइएगा, डायरेक्शन दिखाने के लिए एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में। एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर आई जाएगा, वाई अक्ष में यूनिट वेक्टर जे जाएगा और जेड अक्ष में यूनिट वेक्टर के जाएगा। ये इसका लिखने का तरीका ही होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। या टू वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट बनाने से पहले ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है, तो बी लिखना है, भी एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। आइए ये बनाना कैसे पड़ता है तो समझ लीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, आउटर प्रोडक्ट निकालना है, बाह्य गुणनफल निकालना है, सदिश गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले आई कैप लिखिएगा, जे कैप लिखिएगा, के कैप। एक तरह से हम सवाल बनाने के आपको हम फॉर्मूला दे रहे हैं ताकि सवाल को आपको कैसे सेट करनी है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। पहली डायरेक्शन में आई कैप में एक्स एक्स वाला को लिखिएगा क्योंकि एक्स में आई कैप रहता है, तो ए एक्स बी एक्स। जे के वाई के डायरेक्शन में जे होता है तो वाई वाला को लिखिएगा, वाई अक्ष वाला के, तो ए वाई बी वाई। और जेड के डायरेक्शन में आपका के होता है तो ए जेड बी जेड। इस तरह से कुछ इस प्रोडक्ट को आप तैयार कर सकते हैं। आई वेक्टर को आई, ए एक्स फिर बी एक्स, जे वेक्टर को ए वाई तो बी वाई, फिर के वेक्टर को तो ए जेड तो बी जेड। यदि आपको वेक्टर का प्रक्षेप निकालना हो तो हालो दोस्तों, प्रक्षेप का आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है और उसका आपका प्रक्षेप निकालना है, तो प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए में और वेक्टर बी में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। वेक्टर ए में और वेक्टर बी में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है। उसके बाद क्या करना है, वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। यही आपका प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला हुआ। आइए, वेक्टर संरेख कब होंगे, तो संरेख के बारे में आप जूनियर क्लास में पढ़े होइएगा, क्लास 10th में भी पढ़े होइएगा। संरेख कब होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि संरेख हो जाता है, या कुछ हम ऐसे तरह बताते हैं। यदि ये दोनों रेखा और ये रेखा, मान लीजिए ये रेखा ए है और रेखा बी है और रेखा सी है, अगर जो छोटा रेखा ए और छोटा रेखा बी का स्क्वायर अगर जो बराबर हो जाए तीसरा पर सी के स्क्वायर, तो हम लोग बोलते हैं कि ये संरेख। जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इसको हम लोग संरेख कहते हैं। आप वेक्टर में संरेख कब होगा, मान लीजिए कि आपको डिनोट करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ए है, बी है और सी वेक्टर है, ठीक है। ये तीन को हम वेक्टर लिए और इसको हमको संरेख दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, एक रैखिक दिखाना है, समरेख दिखाना है। तो क्या करेंगे, आपको दो वेक्टर का, वेक्टर ए का वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, परिणाम निकालना है, रिजल्ट निकालना है। फिर उसके बाद बी वेक्टर से सी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड निकालना है, परिणाम निकालना। परिणाम निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रूट अंदर। अगर जो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेड वेक्टर निकालना है, तो पीछे बार हम आपको सिखाए थे रूट अंदर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये इसका परिणाम निकालने का फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार सी वेक्टर से लेकर ए वेक्टर का निकालिएगा। यदि तीनों का परिमाण चाहिए, इनमें से किन्हीं दो का जोड़, मान लीजिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का जोड़, दोनों का योग तीसरा सी ए वेक्टर के मान के बराबर हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि संरेख। या बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर के योग के बराबर हो जाए, जोड़ने के बाद ए बी वेक्टर के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये संरेख हो गया। या ए बी वेक्टर से सी ए वेक्टर को जोड़ने के बाद, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बाद तीसरा वेक्टर बी सी के बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि संरेख है। यदि आप चाहते हैं कि संरेख का परिभाषा लेना, तो आइए कोलिनियर वेक्टर के हम आपको डिफाइन करके दिखाते हैं। समरेख सदिश किसको कहते हैं। आपके पास 4 गो वेक्टर है, जैसे दो सदिश समरेख सदिश कहे जाते हैं, दो सदिश समदेश सदिश कहे जाते हैं यदि उनका दिशा एक ही सरल रेखा के समांतर हो। जैसे कि इसका देख रहे हैं दिशा इधर है, फिर इसका दिशा देख रहे हैं इधर है, फिर इसका दिशा देख रहे हैं इधर है, फिर इसका दिशा देख, मतलब दो गो वेक्टर के दिशा एक समान हो, समांतर हो, तो हम लोग कहेंगे समरेख है। इस वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब कि
समांतर है, पैरेलल है, तो इस प्रकार के स्ट्रेट लाइन को कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। आपको हम एक लेक्चर और कंसेप्ट को लेकर आएंगे और उसके बाद कंसेप्ट खत्म हो जाएगा आपका वेक्टर के। उम्मीद मानिए कि 2024, 25, 26, 27, 28 जितना भी PYQ 2017 के, 16 के, 18 के, 15 के, 14 के, 13 के, 12 के, 11 के, 10 के, 9 के, 8 के, 7 के, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में है, सब का आंसर मैं सोल्यूशन करने वाला हूं मैथमेटिक्स का। आऊंगा तो सबसे पहले पूरा वेक्टर के लेके आऊंगा आपके पास। तैयार रहिए फोड़ने के लिए एग्जाम को। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।